हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं संचिता जैन, आपके एसएसटी एजुकेटर। आज के सेशन में लेके आई हूँ आप सभी के लिए क्लास 12th बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जी हाँ, आज के सेशन में मैं कराने वाली हूँ आपको 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें क्या होगा, इसमें हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे और उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, कोई एक ऑप्शन होगा। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑलराइट, चलिए तो आज के सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा आज के इस वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, शेयर कर दें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड कराता है आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट, हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ। जी हाँ, हम आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड कराते हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को भी कंप्लीट कराया जाता है। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज भी हमारे पास, जैसे कि वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह, एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, फुल्ली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराए जाते हैं। अगर आपको ई बुक्स और ई नोट्स की भी जरूरत है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है, उस पर जाना है, क्लिक करना है, सारी चीजें, सारी जानकारी के साथ आपको मिल जाएंगी। ऑलराइट, तो क्या कहते हो, शुरू किया जाए? चलिए तो शुरू करते हैं आज का ये बेहतरीन, इंटरेस्टिंग और वेरी इंपॉर्टेंट सेशन आपके लाइक और शेयर के साथ। ऑलराइट, तो रूल सभी को पता है, क्या करना है, 30 क्वेश्चन होंगे। 30 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही होगा और सही ऑप्शन जो होगा वो होगा आपका आंसर। कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। दूसरा काम क्या करना है आपको, दूसरा काम ये करना है कि जल्दी से एक पेन पेपर उठा लो, 1 से 30 तक की उसमें नंबरिंग कर लो, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको जो भी सही आंसर लगता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर के सामने आंसर लिखना है। जो आपका आंसर होगा वो लिखना है। और क्या करना है, जो आंसर स्क्रीन पर आपको बताया जाए साइड में वो भी लिखना है। जैसे ही 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं, फौरन काउंट करना है कितने सही हैं, और 30 में से जितने भी क्वेश्चन सही हैं वो भी आपको कहां बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑलराइट, तो रेडी हैं सभी? चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, चैप्टर नंबर 1 दो ध्रुवीयता का अंत। ये चैप्टर मैं पूरा आपको पढ़ा चुकी हूँ डिटेल में, हर एक टॉपिक को सेपरेट वीडियो में मैंने पढ़ाया है। उसके बाद इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कराए हैं। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बारी है, तो हर एक क्वेश्चन को मैं पूरे कंसेप्ट के साथ आपको कराने वाली हूँ। पहला सवाल क्या कहता है, पहला सवाल, शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? जहां से इस चैप्टर की शुरुआत होती है वहीं से ये सवाल है, ठीक है। तो शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1917 में, ऑप्शन सी 1919 में, ऑप्शन डी 1991 में। बता दो जल्दी से, जल्दी जल्दी। शीत युद्ध कब समाप्त हुआ? 1945 में, 1917 में, 1919 में, 1991 में। कब खत्म हुआ शीत युद्ध? जब शीत युद्ध खत्म हुआ था तभी तो क्या हुआ था, तभी तो दो ध्रुवीय विश्व का अंत हुआ था। तो देखें आंसर, कमेंट में बता दिया आपने। चलिए चेक करते हैं। तो सही आंसर है 1991 यानी कि 1991 में शीत युद्ध खत्म हुआ और दो ध्रुवीयता का अंत भी इसी के साथ हुआ। अब बात आती है, सबसे पहली बात तो यह समझ ले कि आखिर ये शीत युद्ध था क्या। शीत युद्ध होता क्या है? क्या ठंड के मौसम में होने वाले युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं? बर्फीले पहाड़ों पर होने वाले युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शीत युद्ध ना उसमें कोई हथियारों का प्रयोग होता है, ना बोलचाल का होता है, ना कोई मैदानी जंग होती है, ना कोई जंग का क्षेत्र होता है। बस दुनिया के दो देश या कोई भी दो व्यक्ति, ठीक है, जब एक दूसरे के मन में एक दूसरे के प्रति मनमुटाव हो जाए, उनकी बातों से सहमति ना रखते हो, आपसी दुश्मनी हो लेकिन लड़ाई नहीं लड़ेंगे, बस चुप रहेंगे मन ही मन में। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, शीत युद्ध कहेंगे। ठीक है, तो शीत युद्ध
किस किस के बीच चल रहा था? कोल्ड वॉर किस किस के बीच चल रहा था? तो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में ये युद्ध चल रहा था। ठीक है, शीत युद्ध चल रहा था। दुनिया में दो सबसे बड़ी ताकत थी, ये दो महाशक्ति थी, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे। क्लियर हो रही है बात? सोवियत संघ किसको मानता था? किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को मानता था? ये साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था को मानता था। और अमेरिका किसको मानता था? पूंजीवाद को मानता था। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक की कहानी? ठीक है, तो फिर होता क्या है कि ये 15 देश अलग अलग हो जाते हैं। इसमें बर्लिन की दीवार की भी कहानी है, जो 1819 जिसका अंत भी हो जाता है 1989 में। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? ये बर्लिन की दीवार पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के देशों को अलग करती थी। पश्चिमी यूरोप के देश जो मानते थे किसको? पूंजीवाद को मानते थे। पूर्वी यूरोप के देश किसको मानते थे? साम्यवाद को मानते थे। लेकिन धीरे धीरे जो सोवियत संघ में 15 देश थे, वो उनको आजादी मिलने लगी, एक तरीके से वो अलग होने लगे। लोग साम्यवादी अर्थव्यवस्था का विरोध करने लगे थे। ठीक है, इसके चलते सोवियत संघ की एक तरीके से कहा जाए तो हार हो गई थी। अब दुनिया में कौन बचा था महाशक्ति के रूप में? सिर्फ एक। कौन? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका। ऑलराइट, क्लियर? तो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है, शीत युद्ध समाप्त होता है और दो ध्रुवीयता का अंत होता है, अब सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में एक महाशक्ति बचती है, अमेरिका। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए? अभी मैंने आपको बताया था कि सोवियत संघ में 15 देश शामिल थे। तो जो देश सोवियत संघ के खेमे में थे, खेमा यानी कि पार्टी या दल या उसकी तरफ थे या उसकी पाली में थे, उनको क्या कहा गया? पहली दुनिया कहा गया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? बता दो भाई जल्दी से। सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश क्या कहलाए? दो दुनिया की बात हुई है, यहां पर दो ध्रुवीय विश्व की बात हुई है, सोवियत संघ और अमेरिका। तो सोवियत संघ को किसमें गिना जाता था? पहली दुनिया में, दूसरी दुनिया में, तीसरी दुनिया में, या फिर कोई और अलग ही दुनिया थी? देखें, चलिए, तो इसका सही आंसर है दूसरी दुनिया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल देश दूसरी दुनिया के देश कहलाते थे, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था को फॉलो करते थे। क्लियर है बात? ठीक है, और कितने देश शामिल थे इसमें? इसमें कुल मिला के 15 देश शामिल थे। क्लियर? और इसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्री कौन थी? जो 15 कंट्री इसमें शामिल थी, सबसे ज्यादा पावरफुल थी रूस। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था? रूस था। और जब ये 15 देश अलग अलग हो गए, ठीक है, तो सोवियत संघ की विरासत को एक तरीके से आगे बढ़ाने का काम किसने किया? रूस ने ही किया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, बर्लिन की दीवार कब बनी? अभी मैंने आपको बताया था कि बर्लिन की दीवार कब गिरी। जब क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे थे तो उसमें बर्लिन की दीवार का मैंने जिक्र किया था और बर्लिन की दीवार कब गिरी ये बताया था। लेकिन अब आपको बताना है कि ये दीवार कब बनी थी। 1961 में, 1962 में, 1991 में, 1989 में? बता दो जल्दी से, बर्लिन की दीवार कब बनी थी? 1961 में, 1962 में, 1991 में, या 1989 में? देखें, चलिए, तो बर्लिन की दीवार बनी थी 1961 में। किसके और किसके बीच थी? बर्लिन है क्या? सबसे पहली बात तो ये आती है। सवाल की शुरुआत पर हम पहुंचते हैं। बर्लिन क्या है? कौन बताएगा? बर्लिन क्या है? बताओ भाई, क्या है? किसी देश की राजधानी है क्या? किस देश की कैपिटल है? किस देश की राजधानी है? जर्मनी की। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? तो ये बर्लिन की दीवार जो है पश्चिमी यूरोप
पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के बीच बनी थी। ठीक, तो जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, पश्चिमी यूरोप के देश थे, वो अमेरिका की पूंजीवादी व्यवस्था को फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे? पूंजीवाद को। और जो पूर्वी यूरोप के देश थे वो किसको फॉलो करते थे? वो करते थे समाजवाद को। क्लियर? लेकिन जो पूर्वी यूरोप के देश थे एक समय पर परेशान हो गए थे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जो कि सोवियत संघ में शामिल थे। तो लोगों ने, आम जनता ने, किसने? आम जनता ने धीरे धीरे करके इस दीवार को गिराना चालू कर दिया। ठीक है, और 1961 में बनी बर्लिन की दीवार 1989 में गिर भी गई थी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? बता दो जल्दी से। सोवियत संघ जिसमें 15 गणराज्य शामिल थे, किस पॉलिटिकल पार्टी का शासन था? कांग्रेस का, कम्युनिस्ट का, रूसी पार्टी का, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए जल्दी से। आंसर तेजी से आना चाहिए। सोवियत संघ में किस पार्टी का शासन था? क्या वहां पर 2 पार्टी थी या सिर्फ एक ही पार्टी चलती थी? क्या था भाई? जल्दी 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 देखें तो सोवियत संघ में भाई साहब क्या होगा? ऑप्शन बी, कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। और वहां पर सिर्फ एक ही पार्टी होती थी। ठीक है, एक ही पॉलिटिकल पार्टी होती थी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी होती ही नहीं थी। क्या वहां पर डेमोक्रेसी थी? नहीं थी। अब जहां पर 2 पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं है, एक ही पार्टी का बोलबाला रहना है, ना जनता की भागीदारी रहनी है अपने शासक को चुनने में, ना जनता के पास अपने अधिकार हैं, वहां की जनता आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं थी, काफी सारी ऐसी परेशानियां थी। तो सोवियत संघ में सिर्फ और सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, जो कि एक अकेली पार्टी थी, उसके अलावा दूसरी पॉलिटिकल पार्टी थी नहीं। जनता को अपना नेता, अपना शासक चुनने का अधिकार नहीं था, कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बना सकता था। कम्युनिस्ट पार्टी जो बोले वही सबको करना होता था। वैसे तो पूरी सुविधाएं कम्युनिस्ट पार्टी ने देके रखी थी। ठीक है, वहां पर घरेलू उपभोक्ता उद्योग बहुत अच्छे चलते थे। वहां हम कहें तो सुई पेन से लेकर कार बनाने तक के कारखाने थे, लेकिन उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती थी, जिसके कारण क्या हुआ? वे पश्चिमी यूरोप के देशों से पूर्वी यूरोप के देश पिछड़ गए, यानी कि सोवियत संघ में शामिल 15 देश पिछड़ गए थे। लोगों को खुद की आर्थिक आजादी नहीं थी, क्योंकि ये किसको फॉलो करते थे? ये फॉलो करते थे साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था को। अब इसमें क्या होता है? इसमें साम्यवादी क्या बोलते थे? निजी संपत्ति का विरोध करते थे। ये निजी संपत्ति का विरोध करते थे। ठीक है, और क्या कहते थे कि जो भी चीजें हैं उन पर किसका अधिकार होना चाहिए? वहां की गवर्नमेंट का अधिकार होना चाहिए, सरकार का अधिकार होना चाहिए। तो लोग अपनी तरफ से कुछ कर नहीं सकते थे, यानी कि लोगों को आर्थिक आजादी नहीं थी। ठीक है, आर्थिक आजादी नहीं थी, और ये पश्चिमी यूरोप के देशों से पिछड़ चुके थे। क्लियर? इसके ही चलते लोगों ने बर्लिन की दीवार को गिराना प्रारंभ किया। धीरे धीरे करके सोवियत संघ का विघटन हो गया और 2 ध्रुवीयता का अंत हो गया और शीत युद्ध समाप्त हो गया। क्लियर? चलिए बता दो भैया, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 2 बार मैं बता चुकी हूं आपको, अब आंसर दे दो। ये आंसर बनेगा, सबसे बनेगा, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? 1961 में, 1962 में, 1989 में, या 1991 में? बता दो जल्दी से। क्या कहते हो? आसान है? बिल्कुल आसान है। आंसर बताऊं या सीधे आगे चलें? क्योंकि आंसर तो पता है, सभी का सही है। तो भाई देख लेते हैं। बर्लिन की दीवार 1989 में गिराई गई थी, जो पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के देशों को अलग करती थी। जनता परेशान हो चुकी थी, जनता ने खुद ही उस दीवार को गिराना प्रारंभ कर दिया था। यह दीवार कितनी लंबी थी? कोई बता सकता है? 150 किलोमीटर लंबी थी ये दीवार।
ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। 5 सवाल हो चुके हैं भाई साहब, 25 बाकी हैं अभी। जुड़े रहना है, लाइक शेयर करते जाना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। इसमें आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर होते हैं और आपके दिमाग के ताले खुल जाते हैं। क्यों खुल जाते हैं? क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन पढ़ के आप 4 ऑप्शन देखते हो ना, दिमाग वहीं हिल जाता है। अब उन 4 ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, उसमें से एक सही आंसर निकालना है। ठीक है, 4 में से 3 आपके गलत होंगे, 1 आपका सही होगा। तो 3 क्यों गलत है, 1 क्यों सही है, क्या कंसेप्ट है? ठीक है, पूरा पता होना चाहिए और हर एक चीज यहां से आपको समझाई भी जाती है, तो एक तरीके से पूरे चैप्टर का रिवीजन हो जाता है। ठीक है, बिना स्क्रीन पर कुछ लिखे पूरी थ्योरी आपको नहीं दिखाई दे रही, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर बस। ठीक है, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है आपका। तो सवाल क्या कहता है कि सोवियत संघ ने किस मामले में यूएनओ में भारत का साथ दिया था? बता दो जल्दी से। सोवियत संघ जिसमें 15 गणराज्य शामिल थे, उसने भारत का सहयोग दिया था यूएनओ में। यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का साथ दिया था। किस मुद्दे पर? युद्ध के मुद्दे पर, कश्मीर के मुद्दे पर, परमाणु हथियार के मुद्दे पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई, किस मामले में साथ दिया सोवियत संघ ने भारत का? भारत का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? भारत की अगर कोई परेशानी है, सबसे बड़ी परेशानी, तो क्या है वो है कश्मीर का मुद्दा। क्यों भाई? पाकिस्तान और भारत की लड़ाई किस पर है? कश्मीर मुद्दे पर ही है। क्लियर है? ठीक है, तो सोवियत संघ ने किस मामले में यूएनओ में भारत का साथ दिया? कश्मीर मुद्दे पर। चलिए, और ऐसा नहीं है कि सोवियत संघ ने सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर ही साथ दिया। सोवियत संघ में पहले जो 15 गणराज्य थे, यानी कि पूरा सोवियत संघ था, और वर्तमान में जो अलग अलग देश हो चुके हैं, वो 15 देश अलग हो चुके हैं। खासतौर से हम रूस की बात करें तो सोवियत संघ का पहले भी भारत को सपोर्ट था और अभी भी भारत को सपोर्ट है। यानी कि भारत और सोवियत संघ में शामिल सारे देशों के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7। सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बना था? बता दो, ये भी आसान है, हर एक क्वेश्चन में मैंने इसका जिक्र किया है। जल्दी जल्दी जल्दी, उन 15 आंसर ही बोल दिया मैंने तो। ठीक है, तो सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बना था? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 17। तो सोवियत संघ कितने गणराज्यों को मिलाकर बना हुआ है? 15 गणराज्यों को मिलाकर बना हुआ था, जिसका विघटन कब हो गया था? 1991 में हो गया था। क्लियर? चलिए, अब मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने? मिखाइल गोर्बाचेव, जी हां, मिखाइल गोर्बाचेव को एक अलग वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था। ये कौन थे, कब से कब तक इनका शासन रहा? ठीक है, तो मिखाइल गोर्बाचेव कब कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने? 1980, 1985, 1990 और 1991। क्या होगा सही आंसर? तेजी से बताना है। देखें, चलिए, तो इसका सही आंसर है 1985 में। मिखाइल गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव 1985 में बने थे। ठीक है, और ये सोवियत संघ के ध्यान से सुनना, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, लास्ट प्रेसिडेंट थे। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति यानी कि लास्ट प्रेसिडेंट थे ये। ठीक है, कब से कब तक रहे थे? ये रहे थे 1985 से 1991 तक। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था भैया? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में ही हुआ था। ठीक है, और मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ में
आर्थिक और राजनीतिक सुधारों के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए जाना जाता है? आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार के लिए जाना जाता है। इन्होंने सोवियत संघ की व्यवस्था को सुधारने में काफी प्रयास करे थे और जिसके परिणाम स्वरूप जनता जाग गई थी और उसका रिजल्ट क्या निकला? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस कारण से मिखाइल गोर्बाचेव को सोवियत संघ के विघटनकर्ता के रूप में भी जाना जाता है। सोवियत संघ जो खत्म हुआ था, 15 गणराज्य जो अलग हो गए थे, उसका जिम्मेदार किसको माना जाता है? मिखाइल गोर्बाचेव को माना जाता है। ऑलराइट, क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया? हाँ, बता दो जल्दी से। अफगानिस्तान के मामले में सोवियत संघ ने कब इंटरफेयर किया, कब हस्तक्षेप किया? 1969 में, 1979 में, 1989 में, 1999 में। 69, 79, 89, 99 बता दो। एनसीईआरटी सॉल्यूशन जब हमने किया था, यानी कि एनसीईआरटी बुक में जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उसको सॉल्व किया था, तब उसमें एक क्वेश्चन था। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि निम्न को सही क्रम में जमाइए। बर्लिन की दीवार कब बनी, उसके बाद अफगानिस्तान का मामला कब हुआ, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, या बर्लिन की दीवार कब गिरी, ऐसे करके था। तो उसमें ये बात आपसे पूछी गई थी। ठीक है, तो अफगानिस्तान के मामले की भी बात हुई थी कि सोवियत संघ ने किस वर्ष अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, उसकी बात भी हुई थी। वो ईयर जो इसमें से एक है वो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, मैं बस याद दिलाने को आपको बता रही हूं। देखें, तो सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में खालिस्तान की नीति चलाई थी। बता दो जल्दी से। सोवियत संघ में इन्हें सुधार के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो क्या सुधार इन्हें करे थे? ये तीनों करे थे या फिर इनमें से कोई एक सुधार किया था? ऑप्शन ए है आर्थिक सुधार, ऑप्शन बी है राजनीतिक सुधार, ऑप्शन सी है लोकतंत्रीकरण, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। बता दो भाई जल्दी जल्दी से। मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ में खालिस्तान की नीति चलाई। आर्थिक सुधार, राजनीतिक सुधार, लोकतंत्रीकरण या उपरोक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखें, चलिए, तो मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक राजनीतिक सुधारों की बात कही थी और लोकतंत्रीकरण की भी बात कही थी, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी थी। ठीक है, सुन लें ध्यान से। देखो, आर्थिक सुधार की हम बात करें तो वहां पर चलता क्या था? पहले समाजवादी व्यवस्था को ये फॉलो करते थे। हाँ, समाजवादी व्यवस्था को ये फॉलो करते थे। निजी संपत्ति का विरोध करते थे। कौन? कम्युनिस्ट। ये मिखाइल गोर्बाचेव की बात नहीं हो रही, पहले क्या था? ठीक है, पहले क्या था, बात ये हो रही है। पहले क्या था? ठीक है, निजी संपत्ति का विरोध करते थे ये। ठीक है, सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी थी। कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक, लोगों को कोई अधिकार नहीं थे, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी। आर्थिक स्वतंत्रता नहीं थी, ऐसी काफी सारी परेशानियां थी। फिर एंट्री होती है किनकी? मिखाइल गोर्बाचेव की 1985 में। ठीक है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति बने थे। इन्होंने आर्थिक सुधार किए, राजनीतिक सुधार किए, लोकतंत्र की बात कही कि यहाँ पर डेमोक्रेसी होना चाहिए। ठीक है, तो इसके चलते इन्होंने काफी सुधार करे और उन सुधारों के चलते ही 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। क्लियर? चलिए, तो 10 सवाल हो चुके हैं, 20 सवाल बचे हैं। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बता दो कि अभी तक हुए 10 सवालों में से आपके कितने सही हैं। बता दो भैया, 10 में से कितने सही हैं?
10 में से कितने सही हैं? तेजी से बताना है। क्या कहते हो? 10 में से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही हैं? देखें, मैं क्या देखूंगी, वो आप देखेंगे, हम तो आगे का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो बता देना है कि कितने सही हैं। और हाँ भाई, लाइक शेयर करते जाना है। लाइक शेयर में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो तो दूसरों को भी बताना है। ठीक है, शेयर करके आप क्या कर रहे हो? ज्ञान का दान कर रहे हो कि भाई साहब हम ज्ञान ले रहे हैं तो आप भी ले लो, आप भी पढ़ लो, आपका भी भला हो जाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11, सोवियत संघ के विघटन के बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसे दे दी गई? अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था आपको, बता दो जल्दी से। अगर याद हो, ध्यान से सुना होगा तो याद होगा। बताओ भाई। सोवियत संघ के विघटन के बाद भाई 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, उसके बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किसे दे दी गई? रूस को, पोलैंड को, यूक्रेन को या बेलारूस को? बताइए भाई, किसने विरासत संभाली थी सोवियत संघ की? जब सोवियत संघ खत्म हो गया, सोवियत संघ के 15 गणराज्य अलग अलग हो गए, तो उसके बाद उसकी सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता किससे दे दी गई? रूस को। ठीक है, किसे दे दी गई? रूस को दे दी गई। ऑलराइट, यानी कि सोवियत संघ की विरासत को संभालने का काम किस कंट्री ने किया? रूस ने। क्यों? क्योंकि जो 15 गणराज्य शामिल थे ना सोवियत संघ में, उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था? सारी पावर्स किसके पास थी? रूस के पास थी। रूस का ही प्रभुत्व कायम था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सोवियत संघ में 1991 के तख्ता पलट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? बता दो भैया। देखो, अगर आप 10 मिनट का कंसेप्ट पूरा सुनते हैं, मैं हर एक क्वेश्चन में आपको कंसेप्ट बताती हूँ, और अगर आप पूरा हर एक कंसेप्ट को जोड़ें तो पूरे चैप्टर का कंसेप्ट 10 मिनट का है, इससे ज्यादा का नहीं है। ठीक है, और 10 मिनट का कंसेप्ट अगर आपने अच्छे से सुन लिया, अच्छे से समझ लिया, तो पूरे क्वेश्चन के आंसर बनेंगे। क्योंकि हर एक क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया है, और अगला क्वेश्चन पिछले हुए क्वेश्चन से रिलेट भी करता है। ठीक है, कि शुरुआती क्वेश्चन का कंसेप्ट भी अगर आपने समझ लिया तो आगे के क्वेश्चन आपसे बनेंगे। आपको क्या लगता है कि भाई जल्दी जल्दी स्लाइड आगे बढ़ाओ, बस क्वेश्चन हो आंसर हो, क्वेश्चन हो आंसर हो, 30 सवालों में इतना समय क्यों? तो पूरा कंसेप्ट भी तो आपको बताया जा रहा है कि अगर आपसे लॉन्ग आंसर भी पूछा जाए तो आप लिख दोगे। ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, बस कंसेप्ट को समझना है। तो सोवियत संघ में 1991 के तख्तापलट में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? मिखाइल गोर्बाचेव ने, बोरिस येल्त्सिन ने, व्लादिमीर लेनिन ने, या फिर इन सभी ने? बताओ भाई जल्दी से। सोवियत संघ का तख्तापलट यानी कि विघटन, सीधी सी बात है। ठीक है, किसने भूमिका निभाई? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने। ठीक है, ये कौन थे? सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? बता दो जल्दी से, बहुत आसान है। कब हुआ भाई? सबसे आसान सवाल है। 1991 में सोवियत संघ खत्म हो गया था, 15 गणराज्य अलग हो गए थे। क्लियर है? ठीक है, तो इसका आंसर तो सभी का सही ही होगा, क्योंकि बस इसी की चर्चा तो हो रही है। क्योंकि जो चैप्टर का टाइटल है आपका, दो ध्रुवीयता का अंत, दो महाशक्तियों का अंत, वो कहां से होता है? जब सोवियत संघ का विघटन होता है, 15 गणराज्य अलग होते हैं, दुनिया की एक महाशक्ति खत्म हो जाती है, दो में से सोवियत संघ की हार हो जाती है और एक महाशक्ति बचती है। क्लियर? चलिए तो चलें आगे। रेडी हैं सभी? चलिए 14, कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में कितने वर्षों तक शासन किया था? बता दो। कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ में लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? 60, 70, 80, 90? बताओ भाई,
क्या होगा इसका सही आंसर? कम्युनिस्ट पार्टी सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी, इतने बड़े सोवियत संघ में जिसमें पूर्वी यूरोप के 15 देश शामिल हैं, उनमें सिर्फ एक पार्टी का शासन है। सोचो आप कैसा शासन रहा होगा। क्या कम्युनिस्ट पार्टी उन 15 देशों का शासन संभाल पाई होगी? हम भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, यहां पर कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हर एक पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी सरकार है, कहीं ना कहीं हर एक पॉलिटिकल पार्टी की सरकार है, तभी वो पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जानी जाती है। ठीक है, और वही पॉलिटिकल पार्टी अच्छे से शासन नहीं संभाल पा रही है छोटे छोटे क्षेत्र का। तो आप सोचो कि कम्युनिस्ट पार्टी ने एक लंबे समय तक पूर्वी यूरोप, सोवियत संघ में कौन था? पूर्वी यूरोप के 15 देश, उन 15 देशों का शासन कैसे संभाला होगा? ठीक है, तो कब तक शासन किया भैया? 70 साल, लगभग 70 सालों तक कम्युनिस्ट पार्टी ने सोवियत संघ की कमान संभाली थी। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 14 है, मध्य एशिया का कौन सा देश 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा? बता दो भाई जल्दी से, मध्य एशिया का कौन सा देश 10 वर्ष तक गृह युद्ध की चपेट में रहा था? 10 वर्ष तक वहां पर गृह युद्ध चलता रहा। अब आप कहेंगे कि ये गृह युद्ध क्या होता है ना? यही कहेंगे ना। अभी तो आप सोच रहे थे, मतलब अभी तक हमने शीत युद्ध के बारे में पढ़ा था, तो पहले आप शीत युद्ध के बारे में सोच रहे थे, तो शीत युद्ध तो मैंने बता दिया। अब ये गृह युद्ध क्या होता है भाई? नए नए प्रकार के युद्ध सामने आ रहे हैं। तो गृह युद्ध वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही देश शामिल हो और उस देश के अंदर ही युद्ध हो रहा हो। जब किसी देश के अंदर ही युद्ध चले, जब किसी देश के अंदर किसी भी मुद्दे पर युद्ध चल सकता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे? गृह युद्ध कहेंगे। देश में कोई एक बड़ी समस्या हो, ठीक है, कुछ लोग जो है उसके पक्ष में हो, कुछ लोग विपक्ष में हो, तो क्या होगा? गृह युद्ध होगा। ठीक है, तो मध्य एशिया का ऐसा कौन सा देश है जहां 10 साल तक गृह युद्ध चलता रहा? अजरबैजान, लेबनान, रूस या ताजिकिस्तान? बता दो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया की बात हो रही है, देखें तो ये था ताजिकिस्तान में 10 वर्ष तक गृह युद्ध चलता रहा था। चलिए नेक्स्ट है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था? जी हां, अब आया नया कंसेप्ट, नया सवाल, क्यूबा मिसाइल संकट। सबसे पहली बात तो ये होती है कि आखिर ये क्यूबा मिसाइल संकट था क्या? नेताजी का नाम बाद में जानेंगे। हमसे नेताजी का नाम पूछा है कि क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथ में था उस नेता का नाम क्या था? यही है ना? ठीक है, तो ऑप्शन तो आपके सामने है। सबसे पहले हम क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर यह क्यूबा मिसाइल संकट क्या था। क्यूबा मिसाइल संकट, अब क्यूबा मिसाइल संकट के पहले हम क्यूबा को जान लेंगे। क्यूबा क्या है? क्यूबा एक कंट्री का नाम है, अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। ठीक है, एक आइलैंड टाइप का है। देखो, तो सबसे पहले हम बात करें किसकी? क्यूबा की। तो क्यूबा क्या है? अमेरिकी तट पर स्थित अमेरिकी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। अब इस पे जो मिसाइल संकट था क्यूबा पे, वो क्या है? ठीक है, तो सुनो भाई, अब हमने बात किसकी करी है? दो दुनिया की बात करी है, दो महाशक्तियों की बात करी है। एक तरफ था हमारा क्या? अमेरिका, ठीक, और एक तरफ था क्या? सोवियत संघ। अब दोनों है महाशक्ति, दोनों के बीच में क्या है? शीत युद्ध का दौर चल रहा है भाई साहब। ठीक है, तो जो सोवियत संघ जो था, अब सुनो भाई नया कंसेप्ट, हार क्यों हुई थी सोवियत संघ की? सबसे ज्यादा ध्यान सोवियत संघ किस चीज पर दे रहा था? हथियारों पर।
परमाणु शक्ति पर, मिसाइलों पर, हथियारों की होड़ सबसे ज्यादा थी सोवियत संघ में, कि ज्यादा से ज्यादा हथियार अपने पास रखने हैं ताकि दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा ना सके। दुनिया को पता होगा कि सोवियत संघ के पास इतने ज्यादा हथियार हैं तो कोई आंख उठा के भी हमारे पास नहीं देखेगा, हमारी ओर नहीं देखेगा। ठीक है, ये रणनीति थी। तो ये हथियारों को बनाने में ही लगे थे, जिसके कारण इनकी अर्थव्यवस्था ढहने लगी थी, गिरने लगी थी। सिर्फ और सिर्फ हथियार बनाने पर ही जोर था। जनता का क्या हो रहा है, जनता को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जनता के पास खाने को है कि नहीं, जनता आर्थिक रूप से आजाद है कि नहीं, इन सब बातों से लेना देना कुछ नहीं था, सिर्फ हथियार बनाने हैं। ठीक है, तो अब इनने क्या किया, सोवियत संघ ने, जो क्यूबा है, जो अमेरिका के तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है, एक आइलैंड कंट्री है, वहां पर अपना एक सैन्य अड्डा बना दिया, एक सैन्य स्टेशन बना दिया। वहां पर अपनी काफी सारी मिसाइलें जो है इकट्ठी कर दी, स्थापित कर दी, और उस सैन्य अड्डे से अमेरिका पर नजर रखना चालू कर दी। और जब इन्होंने अपना मिसाइल स्टेशन बना लिया था क्यूबा पे, अमेरिका को 3-4 हफ्ते बाद पता चला कि सोवियत संघ ने क्यूबा में एक मिसाइल स्टेशन बना लिया है, काफी सारी मिसाइल जो है स्थापित करके रखी है। ठीक है, तो ये था क्या, क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट के समय हमसे पूछा गया है कि सोवियत संघ की लीडरशिप किस नेता के हाथ में थी उस समय, सोवियत संघ का नेता या सोवियत संघ का लीडर कौन था? बताओ भाई, फिदेल कास्त्रो, निकिता खुश्चेव, स्टालिन या फिर गोर्बाचेव? जल्दी से बताना है भाई। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ की लीडरशिप किस लीडर के हाथ में थी? देखें, चलिए, तो इसका सही आंसर है निकिता खुश्चेव। ठीक, चलिए याद रहेगा। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, सन 2001 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय समझौते हुए कितने? 2001 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय समझौते। द्विपक्षीय समझौता अब क्या होता है? अब आप ये कहोगे, जहां दो पक्षों और उनके बीच समझौता हो रहा हो, कुछ संधि हो रही हो। ठीक है, अब दो पक्ष कौन से हैं? भारत और रूस है। तो भारत और रूस के बीच 2001 में कितने समझौते हुए थे, ये बात पूछी गई है। 40, 60, 80, 90, ABCD। 40, 60, 80, 90 बता दो जल्दी से। भारत और रूस के संबंध अच्छे रहे हैं शुरू से ही। ठीक है, तो अब बता दो। अभी भी अच्छे हैं, लेकिन जब से ये कोरोना का समय आया, तो कोरोना के समय से रूस का ध्यान जो है पाकिस्तान और चीन की तरफ ज्यादा होने लगा। रूस जो है पाकिस्तान और चीन को ज्यादा सपोर्ट करने लगा। अब पाकिस्तान और चीन, बताइए, 36 का आंकड़ा है हमारा, पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, और रूस उसका सपोर्ट करने लगा है अब। लेकिन पहले तक और अभी भी काफी सारे मामलों में भारत और रूस के संबंध अच्छे रहे हैं। वहीं से एक सवाल आया है कि 2001 में भारत और रूस के बीच कितने द्विपक्षीय समझौते हुए? तो टोटल 80 द्विपक्षीय समझौते भारत और रूस के बीच हुए थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के देशों ने किस मॉडल को अपनाया? नया कंसेप्ट, नया सवाल। शुरू के जो 12-13 सवाल थे ना, वो सभी एक दूसरे से मिलते जुलते थे। अब आई है बारी थोड़ी अलग अलग सवालों की। अब कंसेप्ट भी तो बहुत सारे हैं चैप्टर में। ठीक है, तो जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, वो सब अलग अलग हो गए, तो सोवियत संघ के देशों ने अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, अपनी स्थिति, अपनी दशा सुधारने के लिए किस मॉडल को अपनाया? समाजवादी मॉडल को, साम्यवादी मॉडल को, शॉक थेरेपी को, या फिर इनमें से कोई नहीं? बता दो भाई जल्दी से। किस मॉडल को अपनाया? शॉक थेरेपी को अपनाया। ठीक है, किसको अपनाया? शॉक थेरेपी को अपनाया। अब आप कहेंगे कि शॉक थेरेपी क्या है, इसके मतलब को समझें। शॉक का मतलब क्या होता है? झटका, करंट। ठीक है, तो जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की हम बात करें, सिर्फ इसके अर्थ पर जाना, अभी सोवियत संघ पर मत जाना,
ठीक है। तो जब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती है, उसको पागलपन के दौरे उठते हैं, तो आपने सुना होगा कि उसको जो है करंट दिए जाते हैं, घर में नहीं दी जाती, हॉस्पिटल में जाके उसको शॉक थेरेपी के जरिए उसको जो है इलाज कराया जाता है उसका, ठीक है। करंट के झटके देकर उसकी थेरेपी होती है। तो शॉक थेरेपी का मतलब क्या हुआ? आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब जब आप किसी को करंट के जरिए उपचार कर रहे हो तो एक तरीके से आप आघात पहुंचा रहे हो, आघात यानी कि चोट पहुंचा रहे हो, और वो आघात ही, वो चोट ही आपका उपचार है, ठीक है। तो शॉक थेरेपी का मतलब क्या हुआ? आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब भाई सोवियत संघ में जितने भी देश शामिल थे, चोट तो उनको पहुंची थी, लेकिन बाद में इस थेरेपी के द्वारा उनका उपचार किया गया। वहां की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए शॉक थेरेपी के मॉडल को अपनाया गया और आर्थिक सुधार वहां पर लाए गए, लेकिन शॉक थेरेपी कई कारणों से वहां पर कारगर साबित नहीं हो पाई थी, ठीक है। चलिए, शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कैसी हुई? सीधी सी बात है, शॉक थेरेपी का मॉडल जो सोवियत संघ के देशों ने विघटन के बाद अपनाया था, क्या वो सही थी या गलत थी? उसका क्या रिजल्ट था, क्या परिणाम था, ये पूछा है। तो वहां की अर्थव्यवस्था क्या मजबूत हो गई थी, तहस नहस हो गई थी, कोई असर नहीं पड़ा, या फिर उपरोक्त सभी? बता दो जल्दी से। शॉक थेरेपी अपनाने के बाद सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई, तहस नहस हो गई, कोई असर नहीं पड़ा, या फिर उपरोक्त सभी? देखें, चलिए, तो इसका सही आंसर है तहस नहस हो गई। जबकि किस उद्देश्य से शॉक थेरेपी अपनाई गई थी? कि वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लेकिन अर्थव्यवस्था और ज्यादा गिर गई थी। चलिए चलते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सा देश 1991 के बाद कई प्रांतों में टूट गया था? जी हाँ, जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो सोवियत संघ में शामिल 15 देश या 15 गणराज्य तो अलग अलग हुए थे, साथ ही साथ इनमें से ऐसा कौन सा देश था जो अपने अंदर ही कई सारे प्रांत में टूट गया था? कब? 1991 के बाद। हर्जनिया, युगोस्लाविया, अजरबैजान या ताजिकिस्तान? बताइए जल्दी जल्दी, कौन सा देश 1991 के बाद कई प्रांतों में टूट गया? देखें, चलिए, तो इसका सही आंसर है युगोस्लाविया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण है? अब काफी देर से हम ये तो पढ़ रहे हैं कि भाई सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में हुआ, शीत युद्ध खत्म हुआ, दो ध्रुवीय विश्व का अंत हुआ, विश्व में एक महाशक्ति बची, लेकिन वो कौन कौन से कारण थे जिनके चलते सोवियत संघ का विघटन हुआ, सारे गणराज्य अलग हो गए? ऑप्शन ए, उचित संसाधनों का उपलब्ध होना, आवागमन की बेहतर सुविधा, ऑप्शन सी हथियारों की होड़, ऑप्शन डी अच्छे उपभोक्ता उद्योग। इनमें से कौन सा कारण था जिसके कारण सोवियत संघ खत्म हुआ, ये पूछा गया है आपसे। क्या वहां पर अच्छे संसाधन थे, उचित संसाधन थे, इसलिए सोवियत संघ खत्म हुआ? सोचो भाई। देखो, अगर आपको आंसर पता भी नहीं होगा तो सारे ऑप्शन ऐसे हैं कि आप एलिमिनेट करके आसानी से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आवागमन की अच्छी सुविधा थी, आने जाने की, ट्रांसपोर्टेशन की अच्छी सुविधा थी, इसलिए जो है सोवियत संघ खत्म हुआ। या फिर हथियारों की तरफ दौड़ रहा था सोवियत संघ, हमें ज्यादा से ज्यादा हथियार इकट्ठे करने हैं, या फिर अच्छे उपभोक्ता उद्योग थे वहां पर। किस कारण से? देखो भाई, कौन सी पॉजिटिव बातें हैं, कौन सी नेगेटिव बातें हैं इन चार ऑप्शन में? सोचो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन पॉजिटिव अप्रोच की बात कर रहा है, नेगेटिव अप्रोच की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? सोचो, थोड़ा सा सेंस ऑफ ह्यूमर का यूज करो, आप लॉजिक लगाओ, बहुत आसान है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, हथियारों की होड़। भाई, अगर कहीं पर अच्छे संसाधन उपलब्ध होंगे तो ये कारण तो नहीं हो सकता उसके विघटन का। आवागमन की अच्छी सुविधा होगी तो ये भी कारण नहीं हो सकता। अच्छे उपभोक्ता उद्योग होंगे वहां पर तो ये भी कारण नहीं हो सकता। कारण क्या हो सकता है? हथियारों की होड़। सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में था, ठीक है। दुनिया में दो महाशक्ति थी, सोवियत संघ और अमेरिका। अब सोवियत संघ ने किस तरफ ध्यान दिया ज्यादा से ज्यादा? सोवियत संघ ने ध्यान दिया ज्यादा से ज्यादा
हथियारों की तरफ, कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हथियार होने चाहिए, हर तरीके के हथियार होने चाहिए, परमाणु शक्ति से हम मजबूत हों ताकि कोई भी दुनिया का देश हमारी तरफ आंख उठा के भी ना देख पाए। ठीक है, तो इसी के चलते ये सिर्फ हथियारों की होड़ में लगे थे, बाकी की चीजों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे, जबकि 15 देशों को अपने में शामिल किए हुए थे और उन 15 देशों पर सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का। तो क्या एक पॉलिटिकल पार्टी 15 कंट्री को संभाल सकती है? नहीं। हर एक जगह के लोग अलग हैं, कल्चर अलग है, वहां का फिजिकल स्ट्रक्चर अलग है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अलग है, रिसोर्सेस अलग अलग है, सारी चीजें अलग अलग होती हैं। एक ही कंट्री के अंदर कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी अपन को देखने को मिलती है, फिर तो 15 कंट्रीज की बात है। ठीक है, पूर्वी यूरोप के 15 कंट्रीज की बात है, वहां पर कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी। तो क्या एक पॉलिटिकल पार्टी वहां की सत्ता संभाल सकेगी? बिल्कुल नहीं। बस एक पावर के रूप में अपने में 15 कंट्री को समेटे हुए थी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हथियारों पर ध्यान दे रहे थे, निजी संपत्ति का ये विरोध करते थे, लोग आर्थिक रूप से परेशान थे, लोग छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान थे, वहां पर उपभोक्ता उद्योग तो अच्छे थे, पेन से लेकर कार तक बनाई जाती थी, लेकिन क्वालिटी उतनी अच्छी होती नहीं थी। तो धीरे धीरे जो सोवियत संघ के देश हैं, पूर्वी यूरोप के देश हैं, वो पश्चिमी यूरोप के देशों से पिछड़ गए, क्योंकि पश्चिमी यूरोप के देश किसको फॉलो करते थे? पूंजीवाद को फॉलो करते थे। ठीक है, तो ये हथियारों की होड़ में लगे हुए थे, हथियारों की होड़ के कारण इन्हें बाकी चीजों पर ध्यान नहीं दिया और सोवियत संघ का धीरे धीरे करके विघटन हो गया। कब हो गया? 1991 में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी? बता दो भाई। 100, 150, 160, 190। बर्लिन की दीवार बताओ भाई जल्दी से। बर्लिन की दीवार कितने किलोमीटर लंबी थी? 100, 150, 160 या 190? और साथ ही साथ ये भी बताना है कि कब बनी बर्लिन की दीवार, कब बनी और कब गिरी? बताइए बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। बर्लिन की दीवार कब बनी, कब गिरी और कितने किलोमीटर लंबी थी? देखें तो भैया ये थी 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी। जी हाँ, 150 किलोमीटर लंबी दीवार थी। ये बनी थी 1961 में। ठीक, और गिरी कब थी? 1989 में। किसने गिराया? आम जनता ने गिराया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, बर्लिन की दीवार को किसने गिराया? लो भाई, 2 सेकंड पहले मैंने बताया किसने गिराया, और वही सवाल आ गया आपके सामने। बता दो जल्दी से। देशद्रोहियों ने। देशद्रोही किसे कहते हैं? जो अपने देश का ही भला ना चाहते हो। देशद्रोही कोई दूसरे देश के व्यक्ति नहीं होते। देशद्रोही यानी कि देश के अंदर रहकर, देश की थाली में खाकर उसी थाली में छेद करना एक तरीके से। आम जनता ने या फिर सरकार ने या फिर पुलिस ने, किसने गिराई थी बर्लिन की दीवार? परेशान कौन था बर्लिन की दीवार से? जो परेशान होगा वही गिराएगा। बताओ भाई क्या लगता है आपको? देखें तो बर्लिन की दीवार को गिराया था आम जनता ने। किसने गिराया? आम जनता ने, क्योंकि आम जनता परेशान हो चुकी थी हर तरीके से। ऑलराइट, नेक्स्ट है बर्लिन की दीवार कब से कब तक, मतलब कितने वर्षों तक खड़ी रही? 25, 28, 38 या फिर 35? बर्लिन की दीवार लगभग कितने वर्षों तक खड़ी रही? बताइए भाई क्या होगा आंसर? बहुत आसान है और आंसर सामने लिखा हुआ है, स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है। अब आप कहेंगे स्पष्ट तरीके से क्यों लिखना? याद रहे आपको, ठीक है, एग्जाम में आप गलती करके ना आए। तो बर्लिन की दीवार ऑप्शन बी 28 वर्षों तक खड़ी रही, 1961 से 1989 तक खड़ी रही। बर्लिन की दीवार जो पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के देशों को अलग करती थी। ठीक है, पश्चिमी यूरोप और पूर्वी यूरोप के बीच खड़ी हुई थी। पूर्वी यूरोप के देश किसको मानते थे? समाजवादी अर्थव्यवस्था को मानते थे। और पश्चिमी यूरोप के देश किसको मानते थे?
पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानते थे। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोग निजी संपत्ति को बढ़ावा देने की बात करते थे कि सभी के पास ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी होनी चाहिए, लोगों का आर्थिक संसाधनों पर अधिकार होना चाहिए, स्वामित्व होना चाहिए, प्रभुत्व होना चाहिए। और समाजवादी क्या कहते थे, पूर्वी यूरोप की क्या धारणा थी, क्या कंसेप्ट था, ये समाजवाद को मानते थे जो निजी संपत्ति का विरोध करते थे, संसाधनों पर सरकार के स्वामित्व को, सरकार के अधिकार को ये सही मानते थे। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी विचारधाराएं अलग थी। इसी के चलते 1961 में पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के बीच एक दीवार खड़ी करी गई थी जिसे बर्लिन की दीवार के नाम से जाना जाता है। बर्लिन क्या है? बर्लिन है जर्मनी की राजधानी। जर्मनी क्या है? एक यूरोपियन कंट्री है। क्लियर? फिर जनता हो गई थी परेशान इन अलग अलग विचारधारा के कारण, क्योंकि पूर्वी यूरोप के देश समाजवादी विचारधारा के चलते पश्चिमी यूरोप के देशों से पिछड़ गए थे। आर्थिक आजादी नहीं थी पूर्वी यूरोप के देशों को जैसे कि पश्चिमी यूरोप के लोगों को थी। तो इसी के चलते आम जनता ने 1989 में इस दीवार को खत्म कर दिया। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, 25वें क्वेश्चन पर हम पहुंच चुके हैं। इसके बाद मात्र 5 सवाल बचेंगे आपके पास। उन 5 सवालों से यह डिसाइड हो जाएगा कि आज का विजेता कौन होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जैसे ही 30 सवाल आपके कंप्लीट हो जाते हैं आपको क्या करना है, काउंट करना है और क्वेश्चन जितने भी सही हैं कमेंट में बताना है। ठीक है, तो लाइक शेयर बराबर से हो रहा है कि नहीं? अगर नहीं हो रहा है तो सबसे पहला काम क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है, क्योंकि सारी चीजें आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरे कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही हैं। ऑलराइट, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था के बारे में आपसे पूछा गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से कोई 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो सोवियत अर्थव्यवस्था से संबंधित होंगे, एक ऑप्शन ऐसा होगा जो सोवियत अर्थव्यवस्था से रिलेट नहीं करेगा, वो गलत होगा और वो गलत ही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन ए क्या कहता है कि सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी। ऑप्शन बी, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व था। ऑप्शन सी, जनता को आर्थिक आजादी थी। ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन और नियंत्रण राज्य करता था। बता दो जल्दी से, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सोवियत अर्थव्यवस्था में समाजवाद प्रभावी विचारधारा थी, उत्पादन के साधनों पर राज्य का स्वामित्व यानी कि अधिकार था, जनता को सोवियत संघ में आर्थिक आजादी थी, अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन यानी कि प्लानिंग और नियंत्रण यानी कि कंट्रोल राज्य करता था यानी कि सरकार करती थी। क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत आसान है, बहुत आसान है। हमने सब कुछ पढ़ा है, पहले के 24 क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिस्कस करे हैं, उसमें सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, बस उन्हीं के आधार पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। बता दो जल्दी से, दिखें? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर है ऑप्शन सी, जनता को आर्थिक आजादी थी। ये बात गलत है, क्योंकि सोवियत अर्थव्यवस्था समाजवाद पर आधारित थी जहां पर जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी। समाजवादी विचारधारा थी, उत्पादन के साधनों पर राज्य यानी कि सरकार का स्वामित्व हुआ करता था, सरकार का अधिकार था, जनता का अधिकार नहीं था। अर्थव्यवस्था के हर पहलू का नियोजन यानी कि प्लानिंग और नियंत्रण यानी कि कंट्रोल राज्य यानी कि सरकार करती थी। ठीक, तो जनता को आर्थिक आजादी नहीं थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? ठीक है, सोवियत संघ के विघटन का परिणाम क्या निकला? जब सोवियत संघ खत्म हो गया तो उसका परिणाम क्या निकला, ये है। तो परिणाम अगर आपको पता होंगे तो आंसर बनेगा। बताना क्या है कि कौन सा परिणाम नहीं है, यानी कि 3 परिणाम है। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रिजल्ट जो सामने है उनमें से 3 रिजल्ट इसमें शामिल है, एक रिजल्ट जो है वो गलत है, वो परिणाम नहीं था, ये बताना है। देखें तो ऑप्शन है, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत हुआ, और
स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म, विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलाव, मध्य पूर्व में संकट। बताओ भाई क्या परिणाम नहीं हुआ? सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, उसके बाद क्या परिणाम निकल के आए? देखें देखें तो देखो भाई, आंसर है डी, मध्य पूर्व में संकट, ये उसका परिणाम नहीं था। ठीक है, अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्ति थी, इनके बीच विचारों की लड़ाई थी, इसलिए इनके बीच शीत युद्ध था। विचारों की लड़ाई थी, अलग अलग विचारधारा को, अलग अलग कंसेप्ट को फॉलो करते थे। अमेरिका पूंजीवाद को मानता था, सोवियत संघ समाजवाद को मानता था। तो जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, इनके बीच जो विचारात्मक लड़ाई थी उसका अंत हो गया। कैसे हुआ? सोवियत संघ की हार हो गई। ठीक है, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का जन्म हुआ, बिल्कुल हुआ। कैसे? सोवियत संघ में 15 गणराज्य शामिल थे, 15 देश शामिल थे, वो स्वतंत्र हो गए। ठीक है, अपना अपना शासन देखने लगे। विश्व व्यवस्था की शक्ति संतुलन में बदलाव भी आया। ठीक है, जहां दो हाथों में शक्ति थी, दो महाशक्ति थी, अमेरिका और सोवियत संघ, अब सिर्फ एक महाशक्ति बनी थी, एक ध्रुवीय विश्व बचा था, अमेरिका। मध्य पूर्व में संकट, ये इसका परिणाम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27, द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत दो महाशक्तियां उभर कर सामने आई थी, कौन सी? बताओ भैया जल्दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सी दो महाशक्तियां उभर के आई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन, सोवियत संघ और यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात हो रही है, बता दो भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ? उसके बाद जब ये खत्म हुआ तो दो महाशक्तियां उभर के सामने आई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ? 1939 से 1945, 1939 1945 तक हुआ। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और दुनिया में दो महाशक्तियां उभर के आई थी। कौन कौन सी थी वो बताना है जल्दी से। तो जब तक हम यहाँ का कंसेप्ट समझ लेते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, लगे हाथ। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। यूरोप जो है दो भागों में बट गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय भी वही सिचुएशन थी, पूरा यूरोप दो भागों में बटा हुआ था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। फर्स्ट और सेकंड दोनों वर्ल्ड वॉर में, दोनों विश्व युद्धों में मित्र राष्ट्रों की ही जीत हुई थी। धुरी राष्ट्र जैसे कि जर्मनी, जापान, ये सब थे इसमें शामिल। तो भाई जर्मनी ने तो हाथ खड़े कर दिए थे। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की हम बात करें, हालांकि फर्स्ट और सेकेंड दोनों वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जर्मनी ने ही करी थी। जर्मनी भी फिर जब परेशान हो गया तो उसने हाथ खड़े कर दिए, एक के बाद एक मित्र राष्ट्र हारते जा रहे थे, फिर जर्मनी ने भी हाथ खड़े कर दिए। लेकिन जापान हारने को तैयार था नहीं, पीछे हटने को तैयार था नहीं, सरेंडर उसने किया नहीं। तो ब्रिटेन और अमेरिका दोनों के राष्ट्रपति ने क्या कहा जापान से? एक लिमिट दी, एक तारीख दी कि उस तय तारीख तक अगर आप सरेंडर नहीं करते हैं तो बहुत बुरा हाल होगा। जापान ने सरेंडर नहीं किया तो अमेरिका ने क्या किया? अपनी परमाणु शक्ति का प्रयोग किया और जापान के दो महत्वपूर्ण शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 अगस्त और 9 अगस्त को लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के दो परमाणु बम फेंक दिए और दोनों शहरों का नामो निशान मिटा दिया। इस तरीके से अंत होता है द्वितीय विश्व युद्ध का। उसके बाद दुनिया में दो महाशक्तियों का उदय होता है। कौन कौन सी? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि पूंजीवाद को मानता है, सोवियत संघ जो कि समाजवाद को मानता है। ठीक है, इसमें 15 गणराज्य शामिल थे। क्लियर? तो दुनिया के कुछ देश संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है सपोर्ट में थे, पक्ष में थे। ठीक है, और कुछ सोवियत संघ के पक्ष में थे। क्यों थे? इन दो महाशक्तियों के पक्ष में क्यों थे? अलग अलग क्यों थे? कि अगर मान लो सोवियत संघ में शामिल देश या सोवियत संघ के पक्ष में जो देश हैं वो हम पर हमला करते हैं तो हमें अमेरिका की सहायता मिलेगी, या फिर जो अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका की जितनी भी कंट्रीज हैं या उनके सपोर्ट में जितनी भी कंट्रीज हैं, ठीक है,
वो सोवियत संघ के किसी भी देश पर नजर डालती हैं या सोवियत संघ के सपोर्ट में जो देश उन पर नजर डालती हैं तो सोवियत संघ का सपोर्ट रहेगा उनको। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 28, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथों में था उसका नाम क्या था? बता दो जल्दी से। क्यूबा मिसाइल संकट की बात हो रही है। क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व जिस नेता के हाथ में था उसका नाम क्या था? फिदेल कास्त्रो, निकिता क्रुश्चेव, स्टालिन या गोर्बाचेव? देखें क्या नाम था। क्यूबा मिसाइल संकट के समय निकिता क्रुश्चेव के हाथों में सोवियत संघ की लीडरशिप थी। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब करी गई? बता दो जल्दी से। सिर्फ 2 सवाल बचे हैं, 29 और 30। बस 2 सवाल और उसके बाद आपको बता देना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं 30 में से। तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में, 1992 में, 2005 में, 2006 में। देखें ये हुई थी आपकी 1992 में। अब देखो भैया, यूरोप की बात हो रही है यहां पर, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना तो 1991 में। कब? 1991 में सोवियत संघ खत्म। सोवियत संघ का विघटन यानी कि पूर्वी यूरोप के देशों का विघटन हो चुका है, सब सोवियत संघ से अलग हो चुके हैं। उसके बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1992 में, 1991 के 1 साल बाद 1992 में करी गई ताकि यूरोप की आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने को भनक अमेरिकियों को जितने हफ्तों बाद लगी थी उनकी संख्या कितनी थी? यानी कि यहां पे आप की कर लें, को की जगह की कर लें। आपसे पूछा गया है क्यूबा मिसाइल संकट जो है आया था भाई अमेरिका पर, और क्यूबा क्या था? क्यूबा क्या था? क्यूबा क्या है? अमेरिकी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है। तो सोवियत संघ ने क्यूबा पर क्या किया? क्यूबा में अपना एक सैन्य अड्डा बना लिया, मिसाइलें स्थापित कर ली, परमाणु मिसाइल स्थापित कर ली अमेरिका पर नजर रखने के लिए कि अमेरिका अगर हम पर आंख उठाता है तो फिर हम यहीं से हमला कर देंगे। लेकिन अमेरिकियों को इसकी भनक भी नहीं लगी, पर कुछ समय बाद तो लगती। तो जितने हफ्तों बाद उन्हें भनक लगी थी, यानी जितने हफ्तों बाद अमेरिकियों को यह पता लगा था कि क्यूबा पर, हमारे तटीय सीमा से लगे एक द्वीपीय देश पर सोवियत संघ ने मिसाइलें स्थापित करके रखी हैं, ये बात अमेरिकियों को कब पता लगी? 3 हफ्ते बाद, 13 हफ्ते बाद या 23 हफ्ते बाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। आखिरी सवाल है, जल्दी 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 आखिरी सवाल, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखें, चलिए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। 3 हफ्तों बाद, लगभग 20-22 दिन बाद जो है अमेरिकियों को यह पता लगा कि क्यूबा में, हमारे तटीय देश में, द्वीपीय देश में, हमारी तटीय सीमा से लगे द्वीपीय देश क्यूबा में सोवियत संघ ने परमाणु मिसाइलें तैनात करके रखी हैं, परमाणु हथियार तैनात करके रखे हैं। ये कब पता लगा? 3 हफ्तों बाद अमेरिकियों को पता लगा था। ठीक है, चलिए तो 30 सवाल हो चुके हैं और 30 सवाल में आपने गौर किया हो, इन 30 सवालों में आपने गौर किया हो, पूरा कंसेप्ट हो गया है, पूरा चैप्टर, पूरे चैप्टर का हर एक टॉपिक कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का जो सेशन आता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है ये पता लग गया होगा आपको। ऑलराइट, तो बता दो भैया 30 में से किसके कितने सही है, जल्दी से कमेंट करके बताना है, हम सब जानेंगे कि आज का विजेता कौन होता है। ऑलराइट, चलिए तो आज का सेशन यहीं पर खत्म होता है, मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन में। अगला सेशन क्या होगा? अब होगा आपका चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट वीडियो आपको कल ही मिल जाएगा। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस की जो वीडियो हैं, डेली वीडियोस हैं, डेली रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, वो आपको रात में 10 बजे प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो सबको ये इन्फॉर्मेशन दे देनी है ताकि सभी लोग जुड़ते जाएं और सभी लोग हमारे साथ अपना कोर्स कंप्लीट करते जाएं।
तो जल्दी से नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप हमारे साथ तुरंत ही जुड़ जाएं। तो अगर आप हमारे डेली के लाइव सेशन और रिकॉर्डेड सेशन से जुड़ना चाहते हैं, सारी चीजें उपलब्ध है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, वेबसाइट और एप्लीकेशन पर। मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा अगर आप ई बुक्स और ई नोट्स भी चाहते हैं, उसकी लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां से आप अवेल कर सकते हैं। सारी चीजें सारी जानकारी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए कई सारे जॉब कोर्सेज इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में उपलब्ध हैं। सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड के सिलेबस को कंप्लीट कराया जाता है। सारे कोर्सेज आपको एनसीईआरटी से ही कंप्लीट कराए जाते हैं। काफी सारे स्पेशल कोर्सेज हैं, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, और इतने सारे कोर्सेज आपको एक ही जगह एक ही सिंगल प्लेटफॉर्म पर हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्स के साथ एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर भी है। आप हमें यहाँ भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।